12वीं क्लास की इतिहास की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज भी हम प्रथम अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियों का एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो आइए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही रहस्यात्मक विषय के रूप में सामने आया है। यह सत्य है कि उत्थान और पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है और हड़प्पा सभ्यता का पतन भी इसका अपवाद नहीं है, परंतु इस महान और विकसित सभ्यता का पतन कब और किन कारणों से हुआ, इस पर विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मंतव्य दिए हैं। और साथ ही उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसी एकमात्र कारण को उत्तरदायी भी नहीं माना है। अब यहाँ के उत्खनन से जो भी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उससे पता चलता है कि इस सभ्यता का पतन 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पतन में लगभग 600 वर्षों का समय लगा। जब विकसित हड़प्पा सभ्यता काल जो था, उसके बाद से धीरे धीरे यह सभ्यता पतन की ओर जाने लगी थी। इतिहासकारों ने इसके पतन के लिए निम्नलिखित 5 कारणों को उत्तरदायी मानते हुए इन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए, पहला कारण जो है बताया गया है वह है बाढ़ और भूकंप। तो इस कारण के विषय में अपने मंतव्य व्यक्त करते हुए सुप्रसिद्ध जल विज्ञानी आर.एल. रैक्स ने कहा है कि इस सभ्यता के पतन का कारण भयंकर बाढ़ थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे सभी सदावाही नदियों के तट पर ही अवस्थित थे और यह वर्षापूरित भारी वर्षा भी यहाँ पर होती थी, जिसके कारण प्रायः प्रति वर्ष यहाँ पर बाढ़ का आना तय माना जाता था। तो जब यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी, तो इस बाढ़ से लगभग 30 फीट तक पानी चारों ओर भर गया और सिंधु घाटी के नगर लंबे समय तक उसमें डूबे रहे थे। साथ ही साथ यह क्षेत्र बहुत ही भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में स्थित था, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप भी आते जाते रहते हैं। संभवतः भूकंप के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया हो, जिससे नदी का प्रवाह आगे की ओर न हो, बंद हो गया हो और यह सभ्यता जल के अभाव में नष्ट हो गई हो, समाप्त हो गई हो। दूसरा कारण जो बताया गया है वह सिंधु नदी का मार्ग बदलना। तो इतिहासकार H.T. लैम्ब्रिक ने सिंधु नदी के मार्ग को बदलने को मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण माना है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, जिसके कारण मोहनजोदड़ो का विनाश हो गया। उनके अनुसार जब मार्ग बदल लिया गया तो पानी की कमी हो गई और पानी की कमी होने से जो कृषि और पशुपालन संबंधी जो कार्य होते थे, तो अनाजों की कमी होने लगी और ग्रामवासी इस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र चले गए और ऐसा कई बार हुआ। तो मोहनजोदड़ो के तो उत्खनन में हमें 7 स्तर पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह नगर 7 बार बसा भी था और 7 बार उजड़ा भी था। तो इससे इस बिंदु को बल मिलता है कि संभवतः सिंधु नदी के मार्ग बदलने से और यहाँ के लोग अनाजों की कमी होने से, कृषि कार्य बाधित होने से यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिए और ऐसा बार बार जब होने लगा तो यहाँ की भूमि बंजर होती गई और वीरान होते गए और मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अगर सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदला होता तो मोहनजोदड़ो का विनाश हो सकता था, लेकिन संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अन्य सभी नगरों का भी विनाश हो जाना इस बिंदु के विषय में थोड़ा हमें संकित करता है।
तीसरा कारण जो बताया गया है कि शुष्कता में वृद्धि तथा घग्घर नदी का सूख जाना। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि कहीं पर औद्योगिक विकास या बहुमुखी विकास जब बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ न कुछ पर्यावरणीय असंतुलन भी उत्पन्न होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कि बहुत ही विकसित और नागरीय सभ्यता थी, तो इसके आधार पर इतिहासकार डीपी अग्रवाल ने कहा है कि 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक इस क्षेत्र में शुष्कता काफ़ी बढ़ गई थी। शुष्कता का बढ़ने का मतलब है गर्मी की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाना, और इसके परिणाम स्वरूप घग्घर नदी सूख गई और हड़प्पा और उसके आसपास के जो नगर थे वे अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे, और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि शुष्कता के कारण वहाँ कृषि व्यवस्था और पशुपालन जैसे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए और वो उनका उत्पादन, उनका योगदान घटने लगा, जिससे नगरों की जो अर्थव्यवस्था थी वह डगमगाने लगी, क्योंकि नगर पूरी तरह से अपनी कृषि और अन्य पशुपालन से संबंधित अन्य जो पदार्थ जो नगरों को प्राप्त होते हैं वो सारे ग्रामों से प्राप्त होते हैं। तो शुष्कता के कारण जब कृषि का उत्पादन घटने लगा, पशुपालन बाधित होने लगा, तो नगरों की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी और धीरे धीरे वो नगर भी अपने अस्तित्व को खोने लगे थे। चौथा कारण जो बताया जाता है वह है बर्बर आक्रमण। संभवतः इसे हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। तो R.E.M. व्हीलर जो बहुत ही प्रख्यात पुराशास्त्री और इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों पर किया गए आक्रमण को इसके पतन का मुख्य कारण माना है। और ऐसा उन्होंने ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ शब्दों को देखते हुए किया है। ऋग्वेद में पुरंदर तथा हरियूपिया नामक शब्दों का उल्लेख हुआ है। तो पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है पुर मतलब किला, और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ हुआ किले को जीतने वाला या किला दुर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला। अब पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, और इंद्र आर्यों के देवता हैं और उन्हें ही दुर्ग या किला तोड़ने वाला कहा गया है। और हरियूपिया जो शब्द है वह आधुनिक जो हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा के लिए वो प्रयुक्त किया गया, क्योंकि हड़प्पा भी रावी नदी के तट पर है और हरियूपिया भी रावी नदी के तट पर ही था, और हरियूपिया पर ही इंद्र के द्वारा आक्रमण किए जाने का वर्णन ऋग्वेद में है। परंतु इस बात को पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो साक्ष्य प्रमाणित करते हैं, जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे यह सिद्ध हो चुका है कि आर्यों का आगमन भारत में 1500 ईस्वी पूर्व में या उसके बाद हुआ था, जबकि हड़प्पा सभ्यता का पतन उसके पहले ही हो चुका था। और साथ ही यहाँ के नगरों में युद्ध में हुए नरसंहार के प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। यह सत्य है कि मोहनजोदड़ो की सड़कों पर और हड़प्पा की सड़कों पर भी कुछ कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेकिन महानरसंहार का कोई अवशेष नहीं मिला है। संभवतः वे लुटेरों के द्वारा आक्रमण किए हुए लोगों का कंकाल रहा हो, इसलिए इस कारण को भी पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता है, केवल अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। पांचवा कारण बताया गया है कि पर्यावरण संबंधी असंतुलन। इसके पहले भी थोड़ा सा हम बता चुके कि जब भी विकास होता है तो विकास बहुत चीज़ों के विनाश के बाद होता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता हम लोग कहते हैं। तो जब विकसित सभ्यता के लिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणीय विषयों को अनदेखा करते हुए विकास का काम किया गया था, और ऐसा अनेक विद्वानों ने भी माना है कि हड़प्पा सभ्यता में जिस तीव्रता से नगरीकरण हो रहा था उसके कारण व्यापक स्तर पर यहाँ पर वनों की कटाई की गई। अब वनों का कटाई
नगर के निर्माण के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के बसावट के लिए, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए जंगलों को काट कर खेत बनाया गया। साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ईंधन की व्यवस्था करना, घरों के निर्माण में इमारती लकड़ी का व्यवस्था करना, इन सभी के कारण जंगलों को भारी पैमाने पर काटा गया, जिससे यहाँ पर एक प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। वर्षा की मात्रा घट गई, भूमि धीरे धीरे बंजर हो गए और जलवायु भी यहाँ की शुष्क होती चली गई। अब इस पर्यावरणीय असंतुलन का परिणाम क्या हुआ? यहाँ प्रायः अब कभी बाढ़ आ जाती थी तो अगले साल सूखा पड़ जाता था, फिर अकाल पड़ जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ रहने वाले जो लोग थे, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर मुख्य तौर पर निर्भर थे, और इनकी अर्थव्यवस्था पर नगरों की अर्थव्यवस्था निर्भर थी। तो यहाँ के लोग बार बार सूखा, बाढ़ और अकाल जैसी परिस्थितियों से घबरा करके और बेहतर जीवन पाने की आशा में उन क्षेत्रों में जाकर बसने लगे जहाँ उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त हो सकती थी। तो इसलिए 1800 ईस्वी पूर्व से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं या प्रमाण मिलते हैं कि लोग गुजरात, हरियाणा और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में, जो नई नई बस्तियां वहाँ बसी थी, उनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। और ये आबादी संभवतः हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों से और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोगों की ही थी। और हड़प्पा के नगर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते चले गए और 1500 ईस्वी पूर्व में ही उनका पतन हो गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के सभी प्रमुख कारकों की चर्चा की है, और इतिहासकारों ने भी इनमें से किसी एक को प्रमुख कारण नहीं मानते हुए सभी कारणों को सम्मिलित रूप से इसके लिए उत्तरदायी माना है। तो आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे आइकॉन बेल को दबाएं ताकि आगे का वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।